हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4। चलिए, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, और देख सकते हैं आज मैं आपके लिए होमवर्क लेके आया हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारे पास 4 लेक्चर में इतना कंटेंट हो जाएगा कि हम उसके बाद होमवर्क करने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो आज भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 3 लेक्चर में पढ़ा ही चुका हूँ। अब आपके पास ऐसा कंटेंट है कि आप अच्छे से होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, आप इनको आराम से करिएगा। जैसे ही क्लास हो जाए उसके बाद सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए। रिकॉर्डेड वीडियो में स्पीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तब उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया यार। मैं वीडियो के अंदर घुस तो सकता नहीं हूँ, टेक्निकल बंदा हूँ नहीं मैं हूँ टीचर, पढ़ाता हूँ मैं भाई, पढ़ाने का काम है अपना तो। ठीक है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? केपी और केसी दोनों का जो रिलेशन है उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, है ना। ठीक है, तो मैंने आपको तीसरी वैरायटी बताई थी। ठीक है, मैंने आपको तीसरी वैरायटी बताई थी, ये वाली, शायद जितना मुझे ध्यान है। ये वैरायटी बता दी है ना मैंने आपको, है ना। इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी किया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं, अगर किसी को कम समझ में आया हो तो मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल, आज होमवर्क है ना। होमवर्क मैंने दे दिया है आपको, स्लाइड में होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा बता देता हूं। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि यदि इस समीकरण में डेल्टा एनजी का मान 0 है। क्या है डेल्टा एनजी का मान? 0। तो अगर ये 0 तो ये पूरा 0। तो ऐसी कंडीशन में समीकरण क्या बन जाएगी? log kp बटा kc बराबर 0। तो ये समीकरण अगर आ जाए तो समझ जाना डेल्टा एनजी क्या है? 0 है। ठीक है, मान लो कहीं डेल्टा एनजी क्या आ रहा है? डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? डेल्टा एनजी पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा एनजी धनात्मक होगा तो जो भी धनात्मक आप यहां रखेंगे वो माइनस के साथ मिल करके ऋणात्मक, मतलब कि समीकरण फिर क्या आएगी? log kp बटा kc माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस। तो समीकरण यही रहेगी, ये आ जाएगी, ये बताया था। और अगर मान लीजिए डेल्टा एनजी का मान ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। तो अगर इसको आप नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब जो समीकरण बनेगी उसमें यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मेरी बात समझ गए? तो ध्यान रखना, जब भी समीकरण में यहां पे प्लस आए तो डेल्टा एनजी क्या होता है? माइनस होता है। और जब भी समीकरण में यहां पे माइनस आए तो समझ जाना डेल्टा एनजी क्या होता है? प्लस होता है। और इस पर शायद मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, क्लियर? चल, अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप। लिखिए, निम्न अभिक्रिया के लिए 1000 केल्विन ताप पर केपी 5 एटमॉस्फेयर है, तो केसी का मान आर के पदों में ज्ञात करें। समीकरण आपको दे रखी है, PCl5 gives PCl3
प्लस Cl2 गैस। करिए। एक वेराइटी ये भी हो सकती है ना, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि आपको Kc का मान पूछा जाए R के पदों में, 1000 केल्विन पर Kp का मान दे रखा है। करिए, सॉल्व करिए इसको। चलो ये हो जाए, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। किस ताप पर Kp तथा Kc हमेशा बराबर होंगे? चलिए ये भी करिए। किस ताप पर Kp और Kc हमेशा बराबर होंगे, ये दो क्वेश्चन करिए। तो ये संबंध वाले क्वेश्चन हो गए। संबंध वाले क्वेश्चन होने के बाद में फिर हम एप्लीकेशन पे आएंगे। ठीक है, समस्त स्थिरांक के एप्लीकेशन। करिए। तो क्या आंसर आएगा फर्स्ट वाले का? Kc का आंसर कितना आएगा? किसी ने किया हो शायद। क्या करेंगे? Kp बराबर Kc RT डेल्टा Ng, यही समीकरण है ना। चलिए, डेल्टा Ng जिस समीकरण का कितना है? डेल्टा Ng जिस समीकरण का +1 है +1, तो इसकी जगह तो आ जाएगा आपका 1। ठीक है, टेम्परेचर कितना दे रखा है? टेम्परेचर आपको 1000 केल्विन दे रखा है। और Kp का मान कितना दे रखा है? Kp का मान दे रखा है 5 एटमोस्फियर। तो Kp की जगह आ जाएगा 5 एटमोस्फियर Kc R इंटू टी। तो R इंटू टेम्परेचर कितना है? 1000, और डेल्टा Ng कितना है? 1। यहां से अगर हम Kc निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/200 R, ये हो जाएगा आपका Kc। ठीक है, मेरे ख्याल से यही आंसर आ रहा होगा आप लोगों का, 1/200 R, R के पदों में। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, चल फिर ये करिए। वह ताप कौन सा होगा जब Kp Kc हमेशा बराबर होंगे? हमेशा का मतलब ये कि डेल्टा Ng का मान कुछ भी हो, चाहे डेल्टा Ng का मान 0 हो, चाहे डेल्टा Ng का मान धनात्मक हो, चाहे डेल्टा Ng का मान ऋणात्मक हो, डेल्टा Ng का मान कुछ भी हो, Kp Kc हमेशा बराबर किस ताप पर होंगे, ये हमको बताना है। सोचो। चाहे डेल्टा Ng का मान कुछ भी हो, हमेशा का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि चाहे डेल्टा Ng का मान 0 हो, चाहे +1 हो, -1 हो, हमेशा किसी भी कंडीशन में Kp Kc बराबर किस ताप पर होंगे? देखो, अनटिशंट आंसर मत बताओ, अनटिशंट आंसर मत बताओ। चलो, एक बच्चे ने आंसर बिल्कुल सही बताया, खुशी अग्रहरी, जो भी नाम है इनका। चलिए, आप मुझे बताओ, Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा Ng, यही समीकरण है? अरे यही है समीकरण। मुझे Kp और Kc को क्या रखना है? बराबर। क्वेश्चन में दे रखा है Kp बराबर क्या होना चाहिए? Kc होना चाहिए। Kp बराबर Kc होना चाहिए, मतलब कि Kc और Kp दोनों बराबर कट जाएंगे। मतलब कि समीकरण में मुझे RT की पावर डेल्टा Ng, RT की पावर डेल्टा Ng ये कितना चाहिए? 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पावर में कुछ भी रख दूं, हमेशा आंसर कितना आना चाहिए? 1। और ऐसा तभी हो सकता है जब RT बराबर क्या हो जाए?
1 हो जाए। क्या हो जाए? 1। चाहे डेल्टा एन जी कुछ भी हो, चाहे डेल्टा एन जी 0 हो, चाहे डेल्टा एन जी 1 हो, चाहे डेल्टा एन जी -1 हो, प्लस में हो, माइनस में हो, 0 में हो, ये वाला आंसर हमको हमेशा 1 चाहिए। कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब RT बराबर क्या हो? 1 हो। और RT बराबर 1 का मतलब ये हो गया टेम्परेचर बराबर 1/R। तो ये वो केल्विन ताप है जब Kp और Kc क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और R का मान कितना होता है? R का मान होता है लगभग 1/12 केल्विन। R का मान कितना होता है? 1/12 केल्विन नहीं, 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो यहां से R की जगह आ जाएगा 1/12। 1/12 मतलब कि 12 केल्विन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 12 केल्विन आ जाएगा, क्योंकि R का मान लगभग होता है 1/12। 1/12 बोल दो, या आप इसको 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, कुछ भी बोल दो। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। 1/12 को भी सोल्व करोगे इतना ही आएगा, 1/12 को भी सोल्व करोगे यही आएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे ये आएगा, मतलब कि इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। तो R की जगह हम लिखेंगे 1/12, 12 केल्विन। 12 केल्विन वो ताप है जब Kp और Kc हमेशा बराबर होंगे, चाहे डेल्टा एन जी कुछ भी हो जाए, चाहे डेल्टा एन जी 0 हो, चाहे डेल्टा एन जी 0 से ज्यादा हो, चाहे डेल्टा एन जी 0 से कम हो। तो Kp और Kc को अगर बराबर करना है तो RT बराबर 1 हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर बराबर हो जाएगा 1/R। और R की वैल्यू होती है 1/12। 1/12 पुट करो, 12 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 केल्विन। नोट कर लो इसको। चल, ये हो गया। अब हम आगे की बात करें। हाँ बिल्कुल, ये R का मान वही है जो हम आदर्श गैस के लिए अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही है। ये R क्या है मैं ये भी बता देता हूं। ये R है सार्वत्रिक गैस नियतांक। कल भी लिखवा चुका हूं, शायद कल आप सो रहे थे, लेकिन मैं बता देता हूं। कल आप नींद निकाल रहे होंगे, वैसे मैंने कल ही बता दिया है। R का मान 1/12 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगला हेडिंग लिखिए, साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग। हेडिंग लिखो, साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग। जैसा सबसे पहला लिखिए, उत्पाद तथा क्रियाकारक की तुलनात्मक सांद्रता ज्ञात करने में। उत्पाद तथा क्रियाकारक की तुलनात्मक सांद्रता ज्ञात करने में। चलिए, अब मान लीजिए आपको कोई अभिक्रिया दे रखी है R इक्विलिब्रियम विथ P। तो अगर मुझे कोई बोले बताओ इसका K क्या आएगा, तो K आएगा उत्पाद की सक्रिय द्रव्यमान बटा क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान। ऐसा ही लिखेंगे हम। ठीक है, इसका मतलब यदि मुझे ये पता चल जाए किसी अभिक्रिया के लिए K ज्यादा है, तो किसी भी अभिक्रिया के लिए K ज्यादा कब आएगा? जब P का मान ज्यादा होगा। अंश जितना ज्यादा होगा उतना आंसर ज्यादा आएगा, और हर जितना कम होगा उतना आंसर ज्यादा आएगा। मतलब कि अगर K का आंसर मुझे ज्यादा चाहिए तो P का आंसर बढ़ाना होगा, R का आंसर कम करना होगा। तो P का सक्रिय द्रव्यमान ज्यादा और R का सक्रिय द्रव्यमान कम। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनमें K का मान ज्यादा होगा उनमें उत्पाद ज्यादा होगा और क्रियाकारक कम होगा। तो मान लो दो अभिक्रियाएं हैं, दोनों अभिक्रियाओं के लिए आपको दे रखा है, एक के लिए K का मान दे रखा है कुछ और एक के लिए K का मान कुछ और दे रखा है। तो जिसके लिए भी जिस भी अभिक्रिया के लिए K का मान ज्यादा होगा उसमें उत्पाद की मात्रा क्रियाकारक से तुलनात्मक रूप से उतनी ही ज्यादा होगी। और मान लो K का मान कम हो जाए तो K का मान कम कब होगा? ये कम कब होगा? जब P कम होगा। मतलब कि ऐसी कंडीशन में P कम होगा और R ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, नोट कर लो। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, नोट करिए।
ठीक है, चलिए लिखो, क्वेश्चन लिखो। अब इस पे किस वैरायटी का क्वेश्चन आता है, लिखो, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में क्रियाकारक तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक है, किस पर, साम्यावस्था पर। साम्यावस्था पर यदि सभी में क्रियाकारक समान मात्रा में लिया जाए, ठीक है, उसमें ए लिखिए, एक्स साम्यावस्था y, के का मान 10 की घात -1, बी लिखिए p साम्यावस्था q, के का मान 10 की घात -2, सी लिखिए r साम्यावस्था s, के का मान 10 की घात -3, और डी लिखिए m साम्यावस्था n, के का मान 10 की घात -4। तो यदि हम सभी क्रियाकारकों की समान मात्रा लेते हैं तो आपको बताना है साम्यावस्था पर किसमें क्रियाकारक तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक होगा। क्रियाकारक तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक किस अभिक्रिया में होगा। आंसर आने चालू हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर k का मान किसी अभिक्रिया में कम है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यदि किसी अभिक्रिया के लिए k का मान जितना कम है उतना ही उस अभिक्रिया के लिए उत्पाद कम हो जाएगा, लेकिन क्रियाकारक उतना ही ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि अगर मुझे क्रियाकारक तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा चाहिए, सर्वाधिक चाहिए, तो मुझे k का मान न्यूनतम देखना पड़ेगा। तो क्रियाकारक सर्वाधिक कब मिलेगा, जब k का मान न्यूनतम होगा। चलो, k का मान न्यूनतम कहाँ है, ये 10 की घात -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, न्यूनतम है ये भैया। तो k का मान जितना न्यूनतम होगा उतना क्रियाकारक सर्वाधिक होगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाए। ठीक है, चलिए, ये था आपका एप्लीकेशन नंबर 1। अब लिखिए एप्लीकेशन नंबर 2। लिखिए, क्रियाकारक तथा उत्पाद का तुलनात्मक स्थायित्व बताने में साम्यावस्था स्थिरांक का अनुप्रयोग क्या है। हम क्यों पढ़ रहे हैं साम्यावस्था स्थिरांक, ताकि आप तुलनात्मक स्थायित्व बता सको। ध्यान रखना बेटा, अगर k का मान ज्यादा है तो उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान ज्यादा होगा, अभी पढ़ा है हमने। क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान कम होगा, और हमेशा एक बात ध्यान रखना, उत्पाद जितना ज्यादा बनेगा इसका मतलब उसका स्थायित्व भी ज्यादा होगा। इस दुनिया में अगर कोई बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो वो इसीलिए उपलब्ध है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्थायी है। जैसे मान लो किसी जमाने में हम बोलते थे कि पृथ्वी पर एक ऐसा समय आया जब पानी ही पानी हो गया, पानी पानी हो गया। तो पानी हमारे पृथ्वी पर इसीलिए अस्तित्व है क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं वो उसके स्थायित्व के लिए बेस्ट है। तो अगर कोई किसी मात्रा में बहुत ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा मात्रा में, तो समझ जाना कि उसका स्थायित्व बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर k ज्यादा है तो उत्पाद ज्यादा है, और अगर उत्पाद ज्यादा है तो उत्पाद का स्थायित्व भी ज्यादा। जो जितना ज्यादा होगा इस दुनिया में उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और क्रियाकारक का स्थायित्व उतना ही कम।
और उल्टा अगर हो जाए, K कम है तो उत्पाद कम होगा, और उत्पाद कम है तो क्रियाकारक ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्रियाकारक ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्रियाकारक ज्यादा है तो क्रियाकारक का स्थायित्व ज्यादा होगा, और अगर क्रियाकारक का स्थायित्व ज्यादा है तो उत्पाद का स्थायित्व कम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसा आएगा अभी मैं बता रहा हूं, एक बार आप लिखिए, फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन देखें। चलो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ी स्पीड आपने बनाई होगी तो क्वेश्चन भी लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, लिखिए, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक स्थायी है। देखो, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक स्थायी है, उसमें ए ऑप्शन लिखिए, ट्वाइस NO2, ये देता है N2 + 2O2। इसके लिए के आपको दे रखा है 6.7 × 10⁻16। बी ऑप्शन लिखिए, ट्वाइस NO N2 + O2। ध्यान रखना बेटा, ये 2O2 है ना, ये 2O2 लिखा है मैंने ना, 2O2। इसके लिए के आपको दे रखा है 2.3 × 10⁻30। तीसरा लिखिए, ट्वाइस N2O5, 2N2 + 5O2। इसके लिए के आपको दे रखा है 1.2 × 10⁻34। और डी लिखिए आप N2O, ये दे रखा है 2N2 + O2। इसके लिए के का मान आपको दे रखा है 3.5 × 10⁻33। चलो बताओ क्या आएगा, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्थायी है, क्या लगता है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, सही जा रहे हो। कुछ लोग गलत भी जा रहे हैं, कुछ सही भी जा रहे हैं, कुछ गलत भी जा रहे हैं। चलिए मुझे आप बताइए, ऑक्साइड कहां पर है, क्रियाकारक में, उत्पाद में। ऑक्साइड क्रियाकारक में है, ऑक्साइड कहां है, क्रियाकारक। देखो, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड है वो सब क्रियाकारक में बेटा। किसमें है, क्रियाकारक में। इसका मतलब अगर क्रियाकारक में ऑक्साइड है तो हमें क्रियाकारक का ही स्थायित्व देखना पड़ेगा, और क्रियाकारक का स्थायित्व तब ज्यादा होता है जब के का मान कम होता है। इसका मतलब के का मान कम होगा तो क्रियाकारक की मात्रा ज्यादा होगी, और क्रियाकारक की मात्रा ज्यादा होगी तो क्रियाकारक का स्थायित्व ज्यादा होगा, और क्रियाकारक में उपस्थित है ऑक्साइड, मतलब कि इस ऑक्साइड क्रियाकारक का स्थायित्व ज्यादा होगा। आंसर ए आ जाएगा, तो डेटा के हिसाब से आंसर ए आ जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला, नेक्स्ट हो गया क्लियर। चले अगला, स्पीड बढ़ाओ भैया, स्पीड मेंटेन करो। चलो अगला, तीसरा अनुप्रयोग क्या लिखो, अभिक्रिया की सीमा बताने में। मतलब कि साम्यावस्था स्थिरांक का अनुप्रयोग क्या क्या हो गया। साम्यावस्था स्थिरांक से आप उत्पाद और क्रियाकारक में से कौन ज्यादा होगा किस अभिक्रिया में, वो बता सकते हो। आप साम्यावस्था स्थिरांक से उत्पाद और क्रियाकारक में से किसका स्थायित्व किस अभिक्रिया में ज्यादा है वो बता सकते हो। आप इससे अभिक्रिया की सीमा के बारे में बता सकते हो। क्या मतलब है, चलो समझाता हूं मैं आपको। अभिक्रिया की सीमा का मतलब क्या है बताता हूं। देखो,
मान लो कहीं किसी अभिक्रिया में k का मान 10 की घात 3 से ज्यादा दे रखा है, किसी अभिक्रिया के लिए k का मान 10 की घात 3 से ज्यादा है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी अभिक्रिया के लिए k का मान 10 की घात 3 से जितना ज्यादा होता जाएगा, तो आपको ये बात पता है कि k जो होता है उसका मतलब है उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा क्रिया कारक का सक्रिय द्रव्यमान। इसका मतलब ये वाला मान जो है वो 10 की घात 3 से जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही अभिक्रिया में साम्यावस्था पर, जितना ये मान बड़ा होता जाएगा 10 की घात 3 से जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही साम्यावस्था पर उत्पाद क्रिया कारक की तुलना में ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होंगे। इसका मतलब अभिक्रिया में साम्यावस्था पर उत्पाद तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में होंगे, या बोल सकते हो आप मुख्यतः साम्यावस्था पर उत्पाद होंगे। तो अभिक्रिया मिश्रण में मुख्यतः कौन होंगे? उत्पाद होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्रियाकारक नहीं होंगे, क्रियाकारक भी होंगे, लेकिन क्रियाकारक की तुलना में उत्पाद बहुत ज्यादा होंगे। तो आप देखोगे साम्यावस्था पर उत्पाद की मात्रा, मुख्यतः उत्पाद उपस्थित होंगे। चलिए बी, मान लीजिए इसी k का मान किसी अभिक्रिया में 10 की घात -3 से कम है। मान लो किसी अभिक्रिया में ये k जो है वो 10 की घात +3 से ज्यादा है, तो मुख्यतः उत्पाद, बहुत ज्यादा उत्पाद क्रियाकारक से, और k की मात्रा 10 की घात -3 से अगर कम है, तो अब ऐसी अभिक्रियाएं जो होंगी उसमें मुख्यतः साम्यावस्था पर अब कौन होगा? क्रियाकारक उपस्थित होंगे। और अगर क्रियाकारक उपस्थित होंगे तो अभिक्रिया कभी भी अग्र दिशा में, या ये बोल सकते हो कि अभिक्रिया अग्र दिशा में बहुत कम जाएगी। इसका मतलब मुख्यतः साम्यावस्था पर क्रियाकारक उपस्थित होंगे, साम्यावस्था पर क्रियाकारक उपस्थित होंगे, अतः अभिक्रिया अग्र दिशा में बहुत कम जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर k का मान 10 की घात -3 से बहुत छोटा हो जाए, या k का मान 10 की घात -3 से कम है, तो इसका मतलब मुख्यतः क्रियाकारक है, और क्रियाकारक अगर साम्यावस्था पर है, इसका मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में लगभग नहीं जा रही है। लेकिन यहां पर साम्यावस्था में मुख्यतः कौन है? उत्पाद। इसका मतलब यह अभिक्रिया कहां जा रही है? लगभग समाप्ति की ओर जा रही है। आप ये बोल सकते हो यह अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उत्पाद तुलनात्मक रूप से अच्छे खासे ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो यह अभिक्रिया लगभग समाप्ति की ओर जा रही है। जबकि यहां पर साम्यावस्था पर क्रियाकारक ज्यादा है, और क्रियाकारक ज्यादा होंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में बहुत कम जाएगी। तो अभिक्रिया अग्र दिशा में बहुत कम जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। और अगर नोट कर लिया, आगे बढ़ जाओ। और अगर मान लो 10 की घात -3 से कम भी नहीं है, 10 की घात +3 से ज्यादा भी नहीं, इन दोनों के बीच में है। मान लो तीसरी कंडीशन k का मान 10 की घात -3 से तो ज्यादा, लेकिन 10 की घात +3 से कम है, तो अब दोनों अच्छी खासी मात्रा में होंगी। अब ऐसी कंडीशन में साम्यावस्था पर अभिकारक तथा उत्पाद दोनों अच्छी मात्रा में उपस्थित होंगे। मतलब कि ना तो अभिक्रिया पूरी तरह से समाप्त होगी, ना ही ऐसा होगा कि अभिक्रिया अग्र दिशा में नहीं जा रही है, ऐसा भी नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी, मतलब कि बीच में रहेगी अभिक्रिया, अग्र भी पश्च भी, मतलब बीच की अवस्था में रहेगी। ठीक है, नोट करो। अब इस पर प्रश्न कैसा आएगा वो प्रश्न नोट करो।
ठीक है, इस पर प्रश्न कैसा आएगा, लिखो यदि एक अभिक्रिया के लिए k बराबर 5.6 इंटू 10 की घात 10 है तो साम्यावस्था पर ऑप्शन ए मुख्यतः उत्पाद ही होंगे, ऑप्शन बी मुख्यतः क्रियाकारक ही होंगे, ऑप्शन सी क्रियाकारक उत्पाद दोनों अच्छी मात्रा में होंगे, और ऑप्शन डी कहा नहीं जा सकता। क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां पर k का मान 10 की घात -3 से ज्यादा है, k का मान सॉरी मेरी गलती, क्योंकि यहां पर k का मान 10 की घात +3 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, +3 से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया में मुख्यतः उत्पाद होंगे, तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। तो ये हो गया पार्ट, ठीक है, ये हो गया इसका काम तमाम। अब लिखिए अगला पॉइंट जिसके लिए आप बहुत बेचैन हो रहे थे, वो पॉइंट लिखिए, साम्यावस्था या साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए साम्यावस्था या साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसमें सबसे पहला लिखो अभिक्रिया का प्रदर्शन। अभिक्रिया का प्रदर्शन, ठीक है। अब क्या है ये, तो पहला पॉइंट लिखो यहां पे, यदि कोई अभिक्रिया व्युत्क्रम कर दी जाए तो नई अभिक्रिया का, यदि कोई अभिक्रिया व्युत्क्रम कर दी जाए, यदि कोई अभिक्रिया व्युत्क्रम कर दी जाए तो नई अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पुरानी अभिक्रिया का या पुरानी अभिक्रिया के साथ व्युत्क्रम संबंध, जिसको हम यहां पे बोलेंगे रेसिप्रोकल, दिखाता है। एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूं, ठीक है बेटा, एक बार लिखिए फिर समझाता हूं। एक बार इसको लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया जैसे कि ए साम्यावस्था बी, ठीक है। अब इसका आपको स्थिरांक दे रखा है के, क्या दे रखा है, के दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि यदि कोई अभिक्रिया व्युत्क्रम कर दी जाए, क्या कर दी जाए, व्युत्क्रम कर दी जाए, मतलब कि पलट दी जाए। मान लो इस अभिक्रिया को मैं पलट दूं, ये लो, जो उत्पाद था वो क्रियाकारक में आ जाए और जो क्रियाकारक है वो उत्पाद में आ जाए। तो यदि मान लीजिए किसी अभिक्रिया को मैं व्युत्क्रम कर दूं, तो अब जो नया वाला साम्य स्थिरांक आएगा, नया वाला साम्य स्थिरांक आएगा, वो पुराने वाले साम्य स्थिरांक के साथ में क्या होगा, व्युत्क्रम संबंध में होगा। किसमें होगा, व्युत्क्रम संबंध में। मतलब कि नया वाला साम्य स्थिरांक जो होगा वो पुराने वाले साम्य स्थिरांक के साथ व्युत्क्रम संबंध दिखाएगा। क्या दिखाएगा, व्युत्क्रम संबंध दिखाएगा। तो अगर आपने अभिक्रिया को पलट दिया, व्युत्क्रम कर दिया, तो इन दोनों में भी व्युत्क्रम संबंध हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लो।
ठीक है, नई अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पुरानी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के साथ, ये लिखना, पुरानी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के साथ, नई अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पुरानी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के साथ व्युत्क्रम संबंध दिखाता है। समझ में आ गया? चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। आइए, ये समझ में आया, और अगर समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन करते हैं। लिखे क्वेश्चन, चल लिखिए क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए आपको एक अभिक्रिया दे रखी है H2 प्लस I2, ये देता है 2HI। और इस अभिक्रिया का, पहली वाली अभिक्रिया का आपको K दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20। तो आपको इसका K डैश निकालना है। करिए, ये पॉइंट कौन सा था, फर्स्ट। क्या आंसर आ जाएगा? तो देखिए यहां पे ध्यान से, ये जो अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया को मैंने क्या कर दिया, पलट दिया, व्युत्क्रम कर दिया। अगर अभिक्रिया व्युत्क्रम हो जाएगी तो इनके साम्य स्थिरांक भी किस तरह से संबंध रखेंगे, रेसिप्रोकल, मतलब कि इन दोनों के बीच में ये व्युत्क्रम रेसिप्रोकल वाला संबंध होगा, बराबर 1/20। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट कर लो। चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। अभिक्रिया के रस समीकरण मिति, ठीक है। अब लिखो यहां पे, यदि किसी अभिक्रिया को n से गुणा कर दिया जाए, किसी संख्या, यदि किसी अभिक्रिया को किसी संख्या n से गुणा कर दिया जाए तो अब क्या होगा? तो अब जो नया वाला साम्य स्थिरांक, उसको हम K डैश लिखते हैं, वो पुराने वाले साम्य स्थिरांक के साथ में इस तरह से रिलेशन दिखाएगा। ये नोट कर लो। तो यदि किसी अभिक्रिया को किसी संख्या n से गुणा कर दिया जाए तो नया वाला साम्य स्थिरांक पुराने वाले साम्य स्थिरांक के साथ में ऐसे संबंध दिखाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अभी बताऊंगा, समझाऊंगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा क्या है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? इजी है, बहुत आसान है। चलो अब इसको समझते हैं। देखो, मान लो A साम्यावस्था B, ठीक है। मान लो इस समीकरण को मैंने 2 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 2 से। जैसे इस समीकरण को 2 से गुणा करोगे तो 2A और ये हो जाएगा 2B हो जाएगा। तो अगर मान लो इसका आंसर K दे रखा है तो इसका K डैश होगा। तो आप जिस भी संख्या से गुणा करेंगे, आप जिस भी संख्या से गुणा करेंगे, K पे पावर वही संख्या आ जाएगी। तो K डैश बराबर K पे पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे करना। अगर मान लो आप इस समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो 3A 3B हो जाएगा। तो अब इसका जो K डबल डैश आएगा वो K पे पावर जिस संख्या से गुणा किया है वो हो जाएगा। अगर आप इस समीकरण को 1/2 से गुणा करेंगे तो इस समीकरण हो जाएगी 1/2A 1/2B। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो K ट्रिपल डैश आएगा वो K पे पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे करना है। आप जिस भी संख्या से गुणा करेंगे K पे पावर वही आ जाएगा।
जिस भी संख्या से गुणा करेंगे के पे पावर वही आ जाएगा। जिस भी संख्या से गुणा करेंगे के पे पावर वही आ जाएगा। समझ में आ गया? आप जिस भी संख्या से गुणा करेंगे, 1/3 से गुणा किया तो के पे पावर 1/3 आ जाएगा। अगर आपने किसी को 0.5 से गुणा किया तो के पे पावर 0.5 आ जाएगा। आपने किसी को 1/10 से गुणा किया तो के पे पावर 1/10 आ जाएगा। आपने किसी समीकरण को 0.005 से गुणा किया तो के पे पावर 0.005 आ जाएगा। जिस भी संख्या से गुणा किया वही संख्या के पे पावर में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलो, तो अब लिखो क्वेश्चन। अब लिखिए क्वेश्चन। अब इस पे क्वेश्चन कैसा, तो लिखिए अभी जो लिखा था उसी समीकरण को फिर से लिखिए। H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI। इसके लिए K दे रखा है आपको 20। तो आपको बताना है यदि इस समीकरण को मैं 1/3 I2 और 2/3 HI ऐसा लिखता हूं तो अब K डैश क्या आएगा? अब K डैश क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा के की पावर किससे गुणा किया है? 1/3 से गुणा किया है। किससे? 1/3। तो के पे पावर 1/3, तो आंसर आ जाएगा 20 पे पावर 1/3। इसको सॉल्व नहीं करना है। 20 पे पावर 1/3 को सॉल्व नहीं करना है, नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन सर फिर कैसे दिया होगा? ऑप्शन ऐसे ही दिया होगा, 20 पे पावर 1/2, 20 पे पावर 1/3, 20 पे पावर 1/4, ऐसे ही ऑप्शन होंगे। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। समझ में आ गया? चलो, यहां पे ध्यान रखना ये बात। अगला लिखो, नंबर कौन सा था ये? स्टोइकियोमेट्री हो गया, रथ समीकरण मिति हो गया। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए। HI gives H2 प्लस I2। ठीक है, 2HI give H2 प्लस I2। इसके लिए K दे रखा है आपको 1/20। कितना दे रखा है? 1/20 दे रखा है। तो आपको बताना है हाफ H2 प्लस हाफ I2 ये देता है HI। इसके लिए K डैश क्या होगा? करिए। करिए। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। सबसे पहले तो देखिए क्या ये समीकरण व्युत्क्रम हो रही है? फटाफट लाइव चैट में मुझे कमेंट करके बताओ यस और नो में। क्या ये उत्पाद क्रियाकारक में चले गए हैं और क्या क्रियाकारक उत्पाद में आ गया है? मतलब कि समीकरण व्युत्क्रम हो गई है। हाँ जी गुरुजी, समीकरण व्युत्क्रम हो गई है। अगर समीकरण व्युत्क्रम हो गई है तो स्थिरांक भी क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। तो स्थिरांक भी व्युत्क्रम हो जाएगा। पहली बात समीकरण व्युत्क्रम हो रही है। हाँ हो रही है, तो स्थिरांक व्युत्क्रम हो जाएगा। अब दूसरी बात, क्या इस समीकरण को किसी संख्या से गुणा किया है क्या? हाँ सर बिल्कुल किया। देखो यहां पे 2 था, यहां पे 1 हो गया। मतलब कि समीकरण को हमने 1/2 से गुणा किया है। किससे गुणा किया है? 1/2 से। मतलब कि जिस संख्या से गुणा किया है वही संख्या पावर में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? पावर में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा भैया आपका K डैश। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो K डैश बराबर 1/K K का मान 1/20, 1/20 रखेंगे, 20 ऊपर आ जाएगा तो 20 पे पावर 1/2 ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करना, समझ में आया?
चलो ऐसा भी हो सकता है कि भैया पहले वाला पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछा जाए। अब आपको समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला जो पॉइंट है, पहले वाला जो पॉइंट है केवल उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे वाला जो पॉइंट है केवल इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला और दूसरे वाला दोनों को मिक्स करके फिर क्वेश्चन पूछा जाए। ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, ये था आपका कौन सा? दूसरा था। अब लिखिए तीसरा लिखिए, बहुपदीय अभिक्रिया में लिखिए, बहुपदीय अभिक्रिया में लिखिए। ठीक है, बहुपदीय अभिक्रिया में। अब बहुपदीय अभिक्रिया का क्या मतलब है? ठीक है, बहुपदीय अभिक्रिया का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई अभिक्रिया लिखी है, ए देता है बी, इसका स्थिरांक मैंने लिखा K1, और एक अभिक्रिया और लिखी मैंने, बी देता है सी, इसका स्थिरांक मैंने दे रखा है K2। ठीक है, तो बहुपदीय मतलब कि एक से ज्यादा पदों वाली अभिक्रिया, और इन दोनों को जोड़ने से बनती है तीसरी समीकरण, और इसका हमको स्थिरांक K1 K2 के रूप में निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो बहुपदीय अभिक्रिया के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या? कि मान लो कोई दो अभिक्रिया दे रखी हैं, उनके स्थिरांक दे रखे हैं, दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ करके आपने तीसरी अभिक्रिया प्राप्त की, तो ऐसी कंडीशन में जो K है वो K1 K2 के रूप में कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, यदि किन्हीं दो अभिक्रियाओं को जोड़ने पर तीसरी अभिक्रिया मिलती है तो उनके साम्यावस्था स्थिरांक का गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो ध्यान रखना, यदि दो अभिक्रियाओं को जोड़ने पर, यदि दो अभिक्रियाओं को जोड़ने पर तीसरी अभिक्रिया या अन्य अभिक्रिया प्राप्त हो, तो तीसरी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक दी गई दोनों अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। अगर दो अभिक्रियाओं को जोड़ दोगे तो तीसरी अभिक्रिया का जो आंसर आएगा वो पहले वाले दोनों अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक को गुणनफल करने से आएगा। ठीक है, दोनों अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक का गुणनफल करने से आएगा। समझ में आ गया? यहां तक की बात क्लियर? अब आगे बढ़ जाए। चलो अब इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करें? अब नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन करें। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। A gives B, इसका समय स्थिरांक K1 दे रखा है, और C gives B, इसका दे रखा है आपको K2, और आपको जो आंसर निकालना है वो A gives C, इसके K1 का निकालना है। K1 K2 के रूप में K क्या होगा वो निकालना है। करिए, K1 K2 के रूप में K क्या आएगा वो निकालिए। करो। नोट तो कर लेने दिया करो। तो भैया गुस्सा काहे कर रहे हो? मुझ पे एहसान कर रहे हो क्या? है
लाल पीले किस बात की हो रहे हो? नोट कर लिया, कर लेने दिया करो, कर लेना बाद में है, करो इसको। K1 K2 के रूप में इसका आंसर निकालो। है मुझे धमका रहे हो तुम? है मुझे धमका रहे हो तुम? है मुझे खुली धमकी दे रहे हो तुम? इतनी हिम्मत तुम्हारी है? चलो बताओ क्या करें इन अभिक्रियाओं में। अब देखो आपको सुनो, मैं एक बात बताता हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्वेश्चन करना कैसे, सुनना बेटा, ठीक है? क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से इधर देखें कैसे क्वेश्चन करना है। आप मुझे बताओ यहां पे ए कहां उपस्थित है? क्रिया कारक में। और ये जो समीकरण है जो दे रखी है उसमें ए कहां उपस्थित है? क्रिया कारक में। जिस समीकरण का स्थिरांक चाहिए उसमें ए क्रिया कारक में है और यहां भी ए क्रिया कारक में है, तो ये जैसा है वैसा का वैसा इस्तेमाल कर लो। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूं? फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि ए यहां पर क्रिया कारक में चाहिए और दिया हुआ भी क्रिया कारक में है, जैसा है वैसा का वैसा दे रखा है, तो K1 को वैसे ही इस्तेमाल कर लो जैसे दे रखा है। इसको ना तो रेसिप्रोकल करना है ना कुछ करना है। इनटू अब ये देखिए C यहां पे कहां दे रखा है? C यहां पे दे रखा है क्रिया कारक में। अगर कोई क्रिया कारक में दे रखा है और यहां उत्पाद में है, मतलब कि अभिक्रिया को पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिया कारक में है और यहां उत्पाद में दे रखा है, मतलब कि अभिक्रिया को पलटना पड़ेगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार मत पूछना, कई लोग बार बार पूछेंगे। ये क्रिया कारक में दे रखा है और हमें जो पूछा गया है वो उत्पाद में, मतलब कि अभिक्रिया को पलटना पड़ेगा। जैसे अभिक्रिया को पलटोगे तो ये स्थिरांक व्युत्क्रम हो जाएगा। अभिक्रिया को पलटने पर, व्युत्क्रम करने पर स्थिरांक व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब कि आंसर K का हो जाएगा K1 डिवाइडेड बाय K2। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। B से बनता है A, इसका स्थिरांक K1 दे रखा है, और B से बनता है C, इसका स्थिरांक K2 दे रखा है। अरे नहीं यार, इसको हटाओ, ये तो वही बात हो जाएगी, ये फिर वही हो जाएगा, हटाओ, इसमें मजा नहीं आएगा, फिर ये बस सेम क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे अब इसकी जगह। हाँ ये बढ़िया है, ये लिखो। B देता है A, ये ठीक है, फिर भी बेटर, और C देता है B, इसका दे रखा है K1, इसका दे रखा है K2, और हमें निकालना है A उत्पाद C के। इसका K K1 K2 के रूप में क्या होगा बताओ? ये फिर भी ठीक है, करो। यहां पे जो K होगा वो K1 K2 के रूप में क्या होगा? नहीं समझ आया? प्रिया बोल रही नहीं समझ आया। बेटा जो बोला जा रहा है उसको ढंग से सुनो, सब समझ में आएगा। बाकी बच्चों को कैसे समझ में आ रहा है बताओ? तुमको समझ में नहीं आ रहा, बाकियों को समझ में कैसे आ रहा है? इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हो ढंग से। फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? जिसको भी समझ में नहीं आया है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्योंकि यहां पर ए क्रिया कारक में है और यहां पर ए उत्पाद में। उत्पाद को कहां लेके आना है? क्रिया कारक में। यदि उत्पाद को क्रिया कारक में लाना है तो अभिक्रिया को पलटना पड़ेगा। यदि उत्पाद को क्रिया कारक में लाना है तो अभिक्रिया को पलटना पड़ेगा। पलटने पर यह व्युत्क्रम हो जाएगा, अभी बताया था मैंने। चलो अब बात करते हैं सी की। यहां पे सी दे रखा है उत्पाद में और यहां सी दे रखा है क्रिया कारक में। यहां सी दे रखा है उत्पाद में, यहां क्रिया कारक में, मतलब कि सी को भी पलटना पड़ेगा। क्रिया कारक से उत्पाद लाना है तो इसको भी
पलटना पड़ेगा, और पलटेंगे तो भैया इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा। आंसर आ जाएगा K बराबर 1/K1K2। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, लिखिए नेक्स्ट। 2C प्लस O2 ये देता है आपको ट्वाइस CO। इसका K1 दे रखा है आपको 10 की घात -4, और दूसरा दे रखा है C प्लस O2, ये दे रखा है CO2। इसका K2 आपको दे रखा है 10 की घात -3। तो आपको बताना है, सही तो लिखा है, बस मैं देख लेता हूं, 2CO CO2 C प्लस O2, ठीक है। अब आपको बताना है CO प्लस हाफ O2 ये देता है आपको CO2, इसका K बताना है। चलो मान निकालो, इसका वैल्यू निकालो, करो। यही है ना, CO प्लस हाफ O2, CO प्लस हाफ O2 गिव CO2, ठीक है, इसको करो। क्या हो जाएगा इसमें ठीक है भैया, इसकी कहानी तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और ये दे रखा है CO2, ये वैसा, ठीक है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या आंसर आएगा इसका? चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, क्योंकि हमें यहां पर CO चाहिए किसमें? क्रियाकारक। मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वही चीज को बार बार बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्योंकि CO यहां पे क्रियाकारक में है, जबकि CO यहां पे उत्पाद में है। उत्पाद को कहां लेकर के आना है? क्रियाकारक में। उत्पाद को क्रियाकारक में लाओगे मतलब कि अभिक्रिया को पलटोगे, और अभिक्रिया पलटोगे तो स्थिरांक व्युत्क्रम हो जाएगा। चलो पहली बात। अब दूसरी बात, लेकिन साथ ही साथ यहां पर ये 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर अंक 2 है, यहां पर अंक 1 है। 2 का आधे में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि आधे से गुणा किया है तो पावर में हाफ आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसकी CO2 की। यहां पर उत्पाद में है और यहां भी उत्पाद में है। उत्पाद में था, उत्पाद में है, मतलब कि इसको व्युत्क्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसा दे रखा है वैसा इस्तेमाल कर लो, इसको व्युत्क्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसा दे रखा है वैसा इस्तेमाल कर लो। उत्पाद में था, उत्पाद में है। चलो ये आ जाएगा K। आ जाओ तो बताओ कितना आ रहा है? 1/, K1 कितना है? 10 की घात -4 पावर 1/2 इंटू K2 कितना है? 10 की घात -3। ये -2 हो जाएगा, -2 ऊपर आएगा तो ये कितना हो गया? 10 की घात -2 है ना, ऊपर आएगा +2, 10 की घात -1, 10 की घात -1 आएगा जो, है ना, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अब धीरे धीरे क्या लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्या लेवल थोड़ा सा अच्छा होता जाएगा। अब इससे और बेहतर लेवल का क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, इससे बेहतर लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा इससे बेटर, बेहतर लेवल मतलब कि इससे बेटर। लिखिए N2 प्लस 3H2 ये आपको देता है 2NH3। इसका K1 आपको दे रखा, मतलब इसका जो स्थिरांक दे रखा है वो K1 दे रखा है। दूसरा दे रखा है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, इसका दे रखा है आपको K2। फिर H2 प्लस हाफ O2 ये आपको दे रखा है H2O, इसका स्थिरांक दे रखा है K3। अब आपको निकालना है 4 अमोनिया, बहुत बढ़िया, प्लस 5 O2, बहुत ही बढ़िया, 4 NO
प्लस 6H2, इसका आपको K1, K2, K3 के रूप में इसका आपको K निकालना है। करो। हाफ O2 का क्या होगा? हाफ O2 बेटा अपने आप सेट हो जाएगा, हाफ O2 अपने आप सेट हो जाएगा, वो रिएक्शन के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, चलो करो। चलो मैं भी देख लेता हूं क्या है भैया। हाँ, अमोनिया दे रखा है, ठीक है, पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर NO दे रखा है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अरे चाय और पानी बाद में पी लेना भैया, पहले ये कर लो, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्योंकि अमोनिया उत्पाद में है, लेकिन यहां पे अमोनिया कहां है? क्रियाकारक में। देखो ध्यान से, उत्पाद में है, क्रियाकारक में, उत्पाद में है, क्रियाकारक में, उत्पाद में है, क्रियाकारक। उत्पाद से क्रियाकारक लाना है, मतलब कि अभिक्रिया को व्युत्क्रम करना पड़ेगा, और अभिक्रिया व्युत्क्रम होगी तो स्थिरांक भी व्युत्क्रम कर लेंगे। इसको व्युत्क्रम कर लिया। और इसके अलावा ध्यान से देखिए, यहां पर 2 दे रखा है, यहां पर 4 दे रखा है। 2 से 4 मतलब कि 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा। कितने का गुणा? 2 का गुणा, पावर में 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इनटू। चलिए आगे, अब बात करते हैं NO की। बताओ NO कहां दे रखा है? उत्पाद में। यहां भी NO कहां है? उत्पाद में। उत्पाद से उत्पाद, उत्पाद में दे रखा है, उत्पाद में ही चाहिए, मतलब कि हमको किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। उत्पाद में दे रखा है, उत्पाद में चाहिए, तो K2 वहीं का वहीं आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है। 2 4 2 का गुणा करना है, तो यहां पे आ जाएगा 2 का गुणा। चलिए फिर यहां पे आते पानी। पानी दे रखा है उत्पाद में, यहां पे भी उत्पाद में चाहिए। उत्पाद से उत्पाद, अगर उत्पाद से उत्पाद होगा तो यहां पर भी इसको वैसा का वैसा यूज करना है, K3 को। लेकिन यहां पे देखो, यहां 1 है, यहां पे 6 है। अगर 6 का गुणा किया है तो पावर में 6 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे, ठीक है, नोट कर लो। ये आंसर किस किस का आ रहा है? ये आंसर किस किस का आ रहा है? थोड़ा मुझे यस और नो में बता दे जवाब, या अगर समझ में भी आ गया तो भी यस और नो में। ठीक है, चलिए बढ़िया। वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए। चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए, लिखिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लिखिए। A to B K1 दे रखा है, B to C K2 दे रखा है, C to D K3 दे रखा है, और आपको निकालना है D to A K। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? मंजित कोशिश करें एक बार में सही तरीके से सुनने की। बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर अच्छे से सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छे से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? देखो अभी बताओ, ये कई लोग कैसे कर रहे हैं बताओ? कई लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं।
आप मुझे बताओ, अगर मैं इन तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ दूं, आप मुझे बताइए, अगर मैं इन तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ लूं तो आंसर क्या आएगा? तीनों को जोड़ने पर आंसर आएगा ए गिव्स बी। अगर मैं तीनों को जोड़ लूं, अगर इसको तीनों को जोड़ लूं तो बी से बी गया, सी से सी गया, तो क्या मिलेगा मुझे? ए से डी। तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ लो, अगर तीनों को जोड़ोगे तो K1 K2 K3 ये मिलेगा, यही मिलेगा। मतलब कि तीनों को जोड़ने पर A गिव्स D आएगा, A गिव्स D आएगा। तीनों को जोड़ने पर A गिव्स D आएगा और A गिव्स D का आंसर ये आएगा। लेकिन हमें A गिव्स D नहीं चाहिए, हमें D गिव्स A चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका व्युत्क्रम चाहिए। अगर इसका व्युत्क्रम चाहिए तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। ये समझ में आ गया? चलो, ये समझ में आ गया। बताओ, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो A गिव्स D आ जाएगा, A गिव्स D। तीनों को जोड़ने पर आंसर आ जाएगा K1 K2 K3। लेकिन हमें तीनों को जोड़ने पर आंसर A गिव्स D नहीं चाहिए, हमें उल्टा रिवर्स D गिव्स A चाहिए। तो जो आ रहा है उसको व्युत्क्रम कर दो, ऐसे। ठीक है, चलिए भैया, ये हो गया। अब हम आते हैं कारक नंबर 4। देखो, पहला कारक क्या था? अभिक्रिया साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या था? अभिक्रिया का प्रदर्शन। अभिक्रिया को व्युत्क्रम कर दे तो स्थिरांक भी व्युत्क्रम हो जाएगा, पहला कारक। दूसरा क्या कारक क्या था? रस समीकरणमिति गुणांक। रस समीकरणमिति गुणांक में किसी नंबर n संख्या से गुणा करेंगे तो स्थिरांक पे भी पावर n आ जाएगा। तीसरा क्या था? बहुपदी अभिक्रिया। अभिक्रियाओं को जोड़ने पर गुणांक जो होंगे, स्थिरांक जो होंगे वो गुण मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर मान लो किसी अभिक्रिया को व्युत्क्रम कर रहे हो यहां पे भी, तो यहां भी स्थिरांक को हम क्या करते हैं? व्युत्क्रम करते हैं। क्वेश्चन आपने देख ही ली। अब यहां पे चौथा फैक्टर आता है तापमान। लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, देखो कई बच्चों को ये डाउट है, मैं थोड़ा एक दो चीजें बताता हूं। कई बच्चों को ये डाउट है, यहां पर मैं बताता हूं कि सर फिर इन सब का क्या होगा? NO का, N2 का, H2O2 का, इन सब का क्या होगा, है ना? तो मैं बताता हूं बेटा आपको, जब आप इस अभिक्रिया को रिवर्स करते हो ना, व्युत्क्रम, तो N2 से N2 कट जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब आप अभिक्रिया को रिवर्स करते हो तो N2 से N2 कट जाएगा। तो कई बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ये तो आ गए, लेकिन ये O2 का क्या होगा? तो O2 ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, O2 सेट हो जाएगा। और सर N2 का क्या होगा? अरे भैया, N2 को ऐसे देखो, जब आप अभिक्रिया को व्युत्क्रम करते हो तो अभिक्रिया को व्युत्क्रम करोगे तो N2 से N2 कट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? अरे भैया, आप इस अभिक्रिया को व्युत्क्रम करोगे, आप इस अभिक्रिया को, अच्छा मुझे यस और नो में जवाब दो। चलो, मैं आपको जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस अभिक्रिया को व्युत्क्रम करोगे व्युत्क्रम, देखो व्युत्क्रम किया व्युत्क्रम, आप इसको व्युत्क्रम करोगे तो N2 कहां चला जाएगा? N2 कहां जाएगा? अरे व्युत्क्रम करने पर N2 कहां जाएगा? उत्पाद में। कहां जाएगा? उत्पाद में। अब जैसे N2 उत्पाद में आएगा तो N2 से N2 खल्लास, कैंसल। तो जैसे उत्पाद में N2 से N2 कैंसल, ये कट जाएगा तो N2 का काम तो तमाम हो जाएगा। और सर O2 का क्या होगा? O2 का हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। O2 का हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के आधार पर O2 के भी ये जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे। समझ में आया? क्लियर? और अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं यार ऐसे कैसे, तो आप एक काम करना, आप इस समीकरण को उल्टा कर लो। ये समीकरण वैसे के वैसे है, लेकिन यहां पर किसका गुणा हो रहा है? 2 का गुणा आया, तो ये 2 का गुणा कर दिया आपने। 2 में जब इस समीकरण को जोड़ोगे तो 2 का गुणा किया था ना इसमें। आपने इस समीकरण में कितने का गुणा किया था? 2 का किया था।
तभी तो ये आया था। इसमें अगर 2 का गुणा करोगे 2O2 हो जाएगा, 2O2 प्लस हाफ O2, 2O2 प्लस हाफ O2। मेरी बात समझ रहे हो? और इस वाले को कितने से? 6 से। तो इस वाले को जब 6 से गुणा करोगे तो 6 से गुणा करने पर देखो k की पावर 3, तो इसको 6 से गुणा करने पर भी तो O2 6 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तो आ गया 2 से गुणा करने पर 2, ये आ गया 6 से गुणा करने पर 3, तो इसका मतलब 3O2 2O2, 3O2 कितना हो जाएगा? 5O2। तो ये आ जाएगा मुन्ना 5O2 आ जाएगा। समझ में आया? अब इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। इससे ज्यादा अगर कोई बात पूछ रहा है तो पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी बातें मैंने बोली हैं उससे आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अभी एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है यहाँ K2 क्यों आया, यहाँ K2 क्यों आया, बस ये बता दो, ये बता दो। अरे भैया K2 नहीं लेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई? इस NO को कहां से लेकर के आएंगे ये बता। चले, अब इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मुझे सिलेबस भी कराना है और बाकी बच्चों के समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आ जाइए, तापमान। ठीक है, अब तापमान कैसे प्रभावित करता है? तो आप यहां लिखिए तापमान का प्रभाव, या पहले आप लिखिए जो मैं बता रहा हूं, साम्य स्थिरांकों को केवल एक कारक तापमान ही प्रभावित करता है। पहले तो ये लाइन समझ लो, ये समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक को केवल एक चीज प्रभावित कर सकती, ओनली वन, ओनली एंड ओनली एक चीज प्रभावित कर सकती, और वो कौन है? तापमान। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने लिखवाया था रस समीकरण मिति गुणांक। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने लिखवाया था रस समीकरण मिति गुणांक, अभी तो आपने लिखाया था अभिक्रिया को प्रदर्शन करने का तरीका, और अभी तो आपने लिखवाया था बहुपदी अभिक्रियाओं में कैसे हम करते हैं। तो अभिक्रिया को तापमान के अलावा दूसरे लोग भी तो प्रभावित कर रहे हैं। सर अभी तो आपने बोला था ना कि अभिक्रिया को अगर हम किसी n से गुणा कर दें तो स्थिरांक भी बदल जाएगा, अभी तो आपने बोला। और अब यहां पे आप बोल रहे हो कि केवल और केवल तापमान प्रभावित करता है। ये क्या दिक्कत है सर, बताओ थोड़ा। बेटा यहां ध्यान रखना, मैंने यहां पे लिखा है कारक। क्या लिखा है? कारक। कारक के अंदर पता है क्या आता है? कारक के अंदर अभिक्रिया का प्रदर्शन या अभिक्रिया का रस समीकरण मिति गुणांक नहीं आता है। कारक के अंदर दाब आता है, आयतन आता है, सांद्रता आता है, तापमान आता है, ये सब आते हैं कारक के अंदर। कारक के अंदर वो सब नहीं आता है जो आप समझ रहे हो कि यार अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका अगर बदल जाए तो गुणांक बदल तो गया था, स्थिरांक बदल गया था, तो सर केवल कैसे हुआ? केवल ही हुआ बेटा, वो इसलिए क्योंकि कारक जो होते हैं ये कारक केवल यही होते हैं, दाब, आयतन, सांद्रता, तापमान, ये है कारक। तो इनमें से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है, इनमें से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है, तापमान, जो इसको प्रभावित कर सकता है। सॉरी माय बैड, जो इसको प्रभावित कर सकता है। और इसमें और क्या ऐड कर सकते हो? उत्प्रेरक डाल सकते हो आप इसमें। उत्प्रेरक, क्या उत्प्रेरक से ना, उत्प्रेरक भी प्रभावित नहीं करता। और क्या डाल सकते हो? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस मिलाने पर कुछ होता है ना, कुछ नहीं होता। तो ये जितने भी कारक हैं, कारक जितने भी हैं उसमें केवल तापमान ही है। समझ में आ गया? यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? 100%। चल अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात करते हैं। तो साम्यावस्था को केवल एक कारक प्रभावित करता है और वो कौन सा है? तापमान। अब अगला, तापमान को प्रिया यादव, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बेटा मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। सर लास्ट क्वेश्चन में 1/K2 कैसे आया, प्लीज बता दीजिए, ठीक है। प्रिया आप कमेंट करना बंद कर दो।
तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में बता दूंगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं जो तुम इतना परेशान हो रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, उससे आए ना आए इससे जरूर आएगा, ठीक है। तो बता दूंगा लास्ट। तापमान का प्रभाव लिखो, तापमान का प्रभाव वांट हाफ समीकरण द्वारा बताया जाता है। वांट हाफ समीकरण द्वारा बताया जाता है। बुशरा बातें ना करें, ठीक है। अरे भाई तू जो भी खा रहा है, मोमोज खा रहा है या चोमोज खा रहा है, जो भी खा रहा है भाई, यहाँ पे लोगों को क्यों पंचायत कर रहा है भाई? है भाई, तेरा मुंह है, तेरे मुंह में रख मोमोज, दूसरों को क्यों परेशान कर रहा है? यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मोमोज खा रहे हो, चाय पी रहे हो। भाई तुम कर रहे हो जो भी कर रहे हो अपने पास रखो ना, है क्या यहाँ पे पंचायत करो? पढ़ाई करना है पढ़ाई करो। मोमोज खा रहा हूं, चोमोज खा रहा हूं, मैं तो यहाँ ये कर रहा हूं। अरे भैया तू जो भी कर रहा है दूसरों को क्या मतलब है उससे? तेरे कुछ भी करने से दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ भी कर तू जिंदगी में। मोमोज खा रहा है, अरे मोमोज खा रहा तो डाल दे जेब में मोमोज, तेरे मुंह में डाल दे, जेब में डाल दे, जहां भी जो करना खा ले भैया, खुद खा ले और मजे कर ले जिंदगी में। दूसरों को क्यों परेशान कर रहा है? मोमोज खा रहा है तो, है। लिखो, तापमान का प्रभाव वांट हाफ समीकरण द्वारा दिया जाता है। अब ये समीकरण क्या है तो लिखो, मोमोज खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है मोमोज में ऐसा जो बता रहा है दुनिया को मोमोज खा रहा हूं मैं। और घर वाले भी पता नहीं कैसे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मोमोज खिला रहे हैं इसको। तो फिर क्या पढ़ाई करा रहे हो तुम, है? मोमोज खिला रहे हैं। T1 ताप पर साम्य स्थिरांक K1। अभी समझा रहा हूं, ठीक है। एक बार लिख लो फिर समझाता हूं, ठीक है। लिखो, ये लिखो, एक बार ये समझा रहा हूं फिर लिखो। मोमोज खा खा के मोमोज जैसे हो रहे हो, लिखो। डेल्टा एच क्या है एक बार लिखो फिर समझाता हूं। लिखो, ठीक है। अच्छा, आर क्या है? आर के बारे में भी लिख लेना। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, सुना है ना? सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, ठीक है। सर आपकी बात पर बहुत हंसी आ रही है, तो हंस ले भाई, मैंने रोका है क्या? लिखो, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक बार लिख लो फिर समझाता हूं, ठीक है। चलिए, लिख लिया? अरे लिख लिया, फिनिश करना ही हमको। आपको अस्थमा हो गया? हाँ बेटा, मेरे को अस्थमा हो गया, मैं मर चुका हूं इस दुनिया से, मेरी आत्मा तुम्हें पढ़ा रही है, ठीक है। आंसर मिल गया, अब आ जाओ। चलो, ये भैया यहां पर आपको दे रखा है वांट हाफ समीकरण, ठीक है। खुशी मिल गई तुझे मेरे अस्थमा से, ठीक है। अब देखो यार भैया, ये वांट हाफ समीकरण जो है ना, ये बताएगी आपको कि तापमान साम्य स्थिरांक को कैसे प्रभावित करता है।
ये समीकरण हमको बताएगी तापमान साम्य स्थिरांक को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान रखना डेल्टा एच क्या है। डेल्टा एच वही है जो हम पहले से जानते हैं। डेल्टा एच मतलब कि अभिक्रिया का एंथैल्पी। अगर ऊष्माशोषी है तो डेल्टा एच का मान धनात्मक आ जाएगा, ऊष्माक्षेपी है तो डेल्टा एच का मान ऋणात्मक आ जाएगा। 2.303 आर, आर गैस स्थिरांक है, आपको बताइए आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, है ना। और कैलोरी में बोले तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, K1 K2 क्या है, तो ये साम्यावस्था स्थिरांक K1 जो है वो T1 ताप पर है और K2 जो है वो T2 ताप पर है। ठीक है, T1 T2 केल्विन में ताप। ये वान टॉप समीकरण है। अब इस समीकरण को हम समझने वाले हैं और डिटेल में। समीकरण है log K2/K1 बराबर डेल्टा H बटा 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब मैं समीकरण को थोड़ा सोल्व कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 2.303 R, इसमें मैं लघुत्तम लूंगा तो T1 T2 आ जाएगा, यहां पे T2 आ जाएगा, यहां पे T1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अरे भैया अब ये तुम गुलदस्ते, फूल, चम्मचे ये बनाना बंद कर दो यार, मैं पढ़ाने दो भैया, पढ़ाने दो। ये क्या लाल लाल फूल, दिल और गुलाब भेज रहे हो तुम मुझे यार, बंद कर दो। मेरे को गुलाब नहीं चाहिए, बंद कर दो। कमेंट करना बंद करो। बंद करो कमेंट करना। ये टॉपिक बचा है, तुमको समझ नहीं आ रही क्या? चले बस फटाफट करना है, नहीं करना। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, कमेंट करना बंद करो, कमेंट करना बंद करो। फिर भी क्या लाल पीलो की तरह क्या कभी मुंह लाल कर रहे हो, कभी पीला कर रहे हो। अरे भैया क्या है, छोड़ो यार तुम अब इसको। आ जाओ, आ जाओ, चलो। कुमार नीतीश ठाकुर मत कर मैसेज, ब्लॉक कर दूंगा, 10 दिन तक मैसेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। अगर मान लो, इधर देखो, अगर मान लो तापमान को मैं बढ़ा दूं, अगर मान लो मैं तापमान को बढ़ा दूं, T2 T1 से ज्यादा है, मतलब कि मैंने बाद में जो तापमान, T2 मतलब कि बाद वाला तापमान, T1 मतलब कि पहले वाला तापमान, तो अगर मैं तापमान को बढ़ा दूं, इसका मतलब है तापमान बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर। अब आप मुझे बताओ, ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो ताप बढ़ाने पर ये वाली पूरी संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक। अरे ताप बढ़ाने पर ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक। क्योंकि T2 बड़ा है, T1 छोटा है, तो ये पूरा क्या आएगा, धनात्मक आएगा, आएगा धनात्मक। तो अब मुझे बताओ, पहला, ऐसी परिस्थिति में ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसके लिए डेल्टा H क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। तो ये पूरा धनात्मक, ये धनात्मक। तो आप मुझे बताओ log K2 बटा K1 ये भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्योंकि ये पूरा धनात्मक, ये धनात्मक, तो तापमान बढ़ाने पर ये धनात्मक, ये धनात्मक, फाइनल आंसर ये क्या आएगा, धनात्मक। और ये धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब जो अंश में है वो बड़ा है और हर में है वो छोटा है। तो इस तरीके से इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक बढ़ जाता है, किसमें, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। चलो अब दूसरा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव। अगर मान लो तापमान बढ़ा दिया तो ये वाला पद धनात्मक, ये वाला ऊष्माक्षेपी में ऋणात्मक। अरे होगा या नहीं होगा, तापमान बढ़ाने पर ये ब्रैकेट तो धनात्मक, लेकिन डेल्टा H ऊष्माक्षेपी में ऋणात्मक।
प्लस और माइनस मिलेंगे तो log K2 बटा K1 क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। और इसका नेगेटिव आने का मतलब है K2 का मान कम हो जाएगा, K1 का मान ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में K2 कम हो जाएगा, K1 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक बढ़ जाएगा, K2 ज्यादा K1 से, साम्य स्थिरांक बढ़ गया। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक घट जाएगा। तो यहां पे हम दो वाक्य लिखने वाले हैं निष्कर्ष के रूप में। क्या लिखेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ाने पर स्थिरांक बढ़ जाएगा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ाने पर स्थिरांक घट जाएगा। ये तापमान का प्रभाव है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अरे भैया सोच रहा है किसी ने नहीं देखे। हाँ सिस्टर, अरे क्या भाई बहन बना रहे हो तुम यहाँ, चेटे चेटे कर रहे हो, मतलब है बहन भाई बनाने आए हो यहाँ पे तुम, है पढ़ाई वढ़ाई कर लो। लिखो, इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक बढ़ता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक घटता है। ठीक है, चल अब यहां पे एक मैं बहुत शानदार चीज आपको बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार चीज, और वो चीज ली चैटेलियर में भी आएगी। ली चैटेलियर, ला शेतेलियर जिसको बोलते हैं आप, आपकी किताब में लिखा होगा ली शेतेलियर। वो ली शेतेलियर वाली जो चीज है उसको हमने नहीं पढ़ा है, तो भी हम अभी से बता सकते हैं उसके बारे में। वो चीज क्या है सुन लो। तो यहां पे हमको एक चीज समझ में आ गई, ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक ऊष्माशोषी में बढ़ता है। अब आप मुझे बताओ, यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाया तो K बढ़ जाएगा ऊष्माशोषी में। और अगर K बढ़ जाएगा तो आप मुझे बताओ तुलनात्मक रूप से उत्पाद ज्यादा हो जाएंगे और क्रियाकारक कम हो जाएंगे। और अगर उत्पाद बहुत ज्यादा हो गए तो अभिक्रिया मुख्य रूप से किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। अभिक्रिया मुख्य रूप से किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। किसमें होगा ऐसा, ऐसा होगा ऊष्माशोषी में। ऊष्माशोषी में जैसे आप तापमान बढ़ाओगे K बढ़ेगा तो उत्पाद ज्यादा से ज्यादा होगा, और उत्पाद ज्यादा से ज्यादा होने का मतलब क्या है, अभिक्रिया अग्र दिशा में जा रही है। लेकिन यहीं पे अगर बात की जाए ऊष्माक्षेपी की, किसकी बात की जाए, ऊष्माक्षेपी की, तो ऊष्माक्षेपी में अगर तापमान बढ़ाओगे तो K घट जाएगा, और K घटने का मतलब है उत्पाद कम हो जाएगा, क्रियाकारक बढ़ जाएगा। और उत्पाद का कम होना और क्रियाकारक का बढ़ना मतलब कि अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। कहां जाएगी, पश्च दिशा में जाएगी। इसका मतलब आगे मैं आपको ली शेतेलियर पढ़ाने वाला हूं, ली शेतेलियर पढ़ाने वाला हूं, उसमें आपको यही बताऊंगा कि कौन सा कारक अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाएगा और कौन सा कारक अभिक्रिया को पश्च दिशा में ले जाएगा। इसी को बोलते हैं ली शेतेलियर नियम। और उसको हमने पढ़े बिना ही, बिना पढ़ाए ही उसके बारे में हमने पहले से जानकारी दे दी। मतलब कि अगर मुझे कोई ये बोले, मतलब कि अगर मुझे कोई ये बोले कि अमोनिया की प्रयोगशाला में, मतलब मुझे कोई अगर ये बोले कि अमोनिया की प्रयोगशाला में, जहां पे अमोनिया का निर्माण हो रहा है,
मान लो मैं अमोनिया की प्रयोगशाला में काम करता हूं, अमोनिया का उत्पादन कर रहा हूं मैं। अब अमोनिया का उत्पादन अगर मैं कर रहा हूं तो आप मुझे बताओ कि तापमान की वो कौन सी कंडीशन में रखूं जिससे कि अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाए। चलो बताओ फटाफट जल्दी से। मैं अमोनिया की प्रयोगशाला के अंदर काम कर रहा हूं, अब मैं ऐसा क्या करूं कि अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाए? तापमान के साथ में ऐसा क्या करूं मैं, बताओ क्या करें? तापमान के साथ में ऐसा क्या करें जिससे कि अमोनिया का उत्पाद बढ़ जाए? सोचो। टेम्परेचर क्या रखें, हाई रखें या लो रखें? क्या रखें? अरे भैया ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यदि तापमान बढ़ाओगे तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, पीछे जाएगी। लेकिन हमें तो अमोनिया को बढ़ाना है, मतलब कि अभिक्रिया को आगे ले जाना पड़ेगा। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यदि अभिक्रिया को आगे ले जाना है, मतलब कि अमोनिया के उत्पादन को बढ़ाना है, तो तापमान ज्यादा नहीं कम रखना पड़ेगा। निम्न ताप पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। अरे ऐसे समझो यार, उच्च ताप पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जा रही है तो निम्न ताप पर किस में जाएगी? अग्र दिशा। ऐसे समझो, अगर उच्च ताप पर पश्चिम दिशा में जा रही है तो निम्न ताप पर अग्र दिशा में जाएगी। तो निम्न ताप पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी और अग्र दिशा में जाएगी तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा। समझ में आया? ऐसे इसी को बोलते हैं ली शेतेली का प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं? ली शेतेली का प्रिंसिपल। अब एक बच्चा बोल रहा सर आपने तो टेम्परेचर हाई रखा है, तो ध्यान रखना अगर मैं तापमान को ज्यादा रखूंगा तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तापमान को उच्च रखने पर अभिक्रिया पश्चिम में जाएगी और अभिक्रिया अगर पश्चिम में गई तो अमोनिया का उत्पादन कम हो जाएगा। समझ में? तो अब बात ये ना कि बिना ले शेते लिए प्रिंसिपल पढ़ने के बिना ही हमने ली शेतेलिए प्रिंसिपल के बारे में बता दिया। ली शेतेलिए प्रिंसिपल को पढ़े बिना ही हमने ली शेतेलिए प्रिंसिपल को बता दिया। ये हमारे अंदर काबिलियत आ गई है कि हम बिना पढ़े ही उस थ्योरी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तापमान के बारे में चर्चा थी। अब लिखिए क्वेश्चन, लिखिए अब क्वेश्चन लिखिए जो हम बता। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी अभिक्रिया के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर K बराबर 10 की घात -4 है और 70 डिग्री पर K बराबर हो जाता है 10 की घात -6, तो बताइए अभिक्रिया का प्रकार ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? बताइए। हाँ बताओ, यहां पे क्या समस्या आ रही किसको? चलो पहले आप ये क्वेश्चन करो फिर हम आगे की बात करेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन करो फिर हम आगे की बात करेंगे। बताओ क्या आएगा आंसर? तापमान को बढ़ाने पर K क्या हो गया? कम हो गया। देखो तापमान को बढ़ाने पर, देखो तापमान को बढ़ाने पर K कम हो गया। तापमान को बढ़ाने पर K कम हो गया। तापमान को बढ़ाने पर K कम कब होता है? ऊष्माक्षेपी में। आंसर क्या आएगा? ऊष्माक्षेपी। क्या आएगा? ऊष्माक्षेपी। चलो अब थोड़ा जरा ये बता दो यार, तुम लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हो, इसमें क्या समस्या आ रही बेटा बताओ। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर आपने तो दोनों में तापमान बढ़ा दिया है, कोई बोल रहा है आपने तो तापमान दूसरे में बढ़ा दिया है।
अरे भैया तापमान दोनों में बढ़ा दिया है वो बात नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे अमोनिया का उत्पादन बढ़ाना है तो तापमान क्या रखना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूं आपसे। वो तो मैंने बताया कि तापमान अगर बढ़ाएंगे दोनों में तो क्या होगा, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अमोनिया में अगर उत्पादन बढ़ाना है तो तापमान ज्यादा रखना पड़ेगा या कम रखना पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। तो आंसर क्या आएगा? अगर अमोनिया का उत्पादन बढ़ाना है तो मुझे अग्र दिशा में ही जाना पड़ेगा, और अग्र दिशा में जाने के लिए मुझे तापमान को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि तापमान ज्यादा रखूंगा तो पश्चिम दिशा में जाऊंगा। समझ में आया? चल अब लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए अगला क्वेश्चन। ये ग्राफ बनाइए, दिया हुआ ग्राफ द्वारा अभिक्रिया का प्रकार बताइए। दिए गए ग्राफ द्वारा अभिक्रिया का प्रकार बताएं। चलो करो। कौन सी अभिक्रिया है ये? ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी? चलिए मुझे बताइए बाएं से दाएं जाने पर 1/t क्या हो रहा है बताओ। 1/t बढ़ रहा है, 1/t बढ़ने पर k क्या हो रहा है बताओ। k क्या हो रहा है? k कम हो रहा है। अरे हो रहा है, 1/t बढ़ेगा तो k कम होगा, 1/t बढ़ेगा तो k कम होगा, और 1/t बढ़ेगा तो t क्या होगा? t कम होगा। इसके बढ़ने पर t कम हो जाए, मतलब कि t कम हो रहा है तो k भी कम हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी। ध्यान रखना, ऊष्माशोषी के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो k भी कम होगा। टेम्परेचर बढ़ा k बढ़ा, किसमें? ऊष्माशोषी में। टेम्परेचर कम हुआ k कम हुआ, किसमें? ऊष्माशोषी में। तो यहां देखो 1/t बढ़ेगा, 1/t बढ़ाया तो k क्या हो रहा है? k कम हो रहा है, k कम हो रहा है। तो 1/t का बढ़ना या t का कम होना एक ही बात है, तो आंसर आ जाएगा ऊष्माशोषी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए PCl5 gives PCl3 plus Cl2। देखो दी गई अभिक्रिया में PCl3 की सांद्रता साम्यावस्था पर 2 कैपिटल M, Cl2 की 3 कैपिटल M और PCl5 की 5 कैपिटल M है। यदि PCl3 की सांद्रता 4 कैपिटल M तथा अन्य की सांद्रता स्थिर रखी जाए तो साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा? करिए इसको। रंजित शौर्य, मैं पूछ रहा हूं साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा?
मैंने ये बोला है साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, तो ये मुझे जवाब दे रहा अपरिवर्तित होगा। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि क्या होगा भाई, क्या आंसर क्या आएगा ये पूछ रहा हूं। साम्य स्थिरांक का मान होगा क्या ये बताओ। चलो तुमने एक बात तो सही बताई, साम्य स्थिरांक क्या होगा। चलो साम्य स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये बता चुका हूं। साम्य स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। सांद्रता को डबल कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, उससे साम्यावस्था स्थिरांक परिवर्तित नहीं होता, निर्भर नहीं करता। इसका मतलब साम्यावस्था स्थिरांक अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित। बताओ कितनी है PCl3 की सांद्रता, 2, तो यहां पे 2 आ जाएगा। N2 Cl2 की कितनी है, Cl2 की 3, तो यहां पे 3 आ जाएगा। और PCl5 की कितनी है, 5, तो ये कितना आ गया, 6/5। मतलब कि आप इसकी सांद्रता को डबल कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जो साम्यावस्था स्थिरांक है वही बाद में आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 6/5। नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लो। चलो कई लोगों को बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। चलो मुझे नहीं समझ में आ रहा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, टेम्परेचर वाले में कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग। चलो यार बता देते हैं, चलो छोड़ो। क्या टेम्परेचर वाले में किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ। वैसे होना नहीं चाहिए, है ना। मोमोज कम खाओ, है ना, मोमोज कम खाओगे, मोमोज में ध्यान कम रखोगे तो आंसर समझ में आ जाता। ठीक है, चलो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। इधर देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ, बढ़ा दिया टेम्परेचर, अब ऊष्मा शोषी होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के क्या होगा, बढ़ेगा। ऊष्माक्षेपी होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के क्या होगा, कम होगा। ये समझ में आया। पहले मुझे ये बता दो, सारा मैं जवाब दे रहा हूं उसी बात का, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। प्लीज अब मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, कृपा करके कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं 4-4, 5-5 बार रिपीट कर करके मेरा गला दुखने आ गया। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहां पे ध्यान दें, कृपा करके मुझे क्वेश्चन का जवाब देने दें। कोई भी कृपा करके क्वेश्चन ना पूछे, प्लीज रिक्वेस्ट। स्लाइड पीछे कर दीजिए, बाद में कर देंगे स्लाइड पीछे, पहले इसको देखो। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है, सभी लोगों के जवाब आने चाहिए। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊष्माशोषी में के बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी में के कम होता है, इसमें किसी को समस्या है, समस्या है। यह समझ में आ गया, यह समझ में आ गया। चलो अब मेरी बात सुन। अब बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि एक अभिक्रिया है, ये वाली, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर के बढ़ेगा तो के बढ़ने पर क्या अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है, ये बता दो, जाती है या नहीं जाती है। के बढ़ेगा तो उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा तो अभिक्रिया उतनी अग्र दिशा में जाएगी। और अगर के घटेगा तो उत्पाद घटेगा, उत्पाद घटेगा तो क्रियाकारक बढ़ेगा पश्चिम दिशा में। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब मेरे क्वेश्चन, अब मैं बोल रहा हूं, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो आप। क्लियर। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इस अभिक्रिया में, इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में
इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बेटा अगर मुझे अमोनिया का उत्पादन बढ़ाना है, अमोनिया का उत्पादन मुझे बढ़ाना है, तो मुझे तापमान क्या रखना होगा? कम रखना होगा या ज्यादा रखना होगा? बताइए। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस ऊष्माक्षेपी में अगर मुझे अमोनिया का उत्पादन बढ़ाना है तो तापमान क्या रखना होगा? ज्यादा रखना होगा? ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही बताया। आंसर है तापमान कम रखना होगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, तापमान कम रखना होगा। अब मेरा आंसर सुन लो, ऐसा क्यों? सुनो मेरी बात। मैंने अभी आपको बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अब इधर देखना बेटा ध्यान से, मैं आंसर बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान को अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया कहां जाएगी? पश्चिम दिशा में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। जाएगी अभिक्रिया पश्चिम दिशा में, जाएगी पश्चिम दिशा में, मतलब कि अभिक्रिया पीछे जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। लेकिन क्या बैकवर्ड जाने से अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा? बैकवर्ड जाने से तो अमोनिया कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें अमोनिया का उत्पादन बढ़ाना है, इसकी मात्रा को बढ़ाना है, तो पश्चिम में नहीं जाना है, अग्र में जाना है। कहां जाना है? अग्र में। इसका मतलब अमोनिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे अग्र दिशा में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? अग्र दिशा में जाना पड़ेगा। और मुझे ये बात पता है कि तापमान बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाती है, तो इसका मतलब तापमान कम करने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। इसका मतलब तापमान कम करोगे तो अग्र दिशा में जाएगी, और अग्र दिशा में जाएगी तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। अब क्लियर? अब क्लियर? तापमान कम करोगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, और अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी तभी तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा। कोई भी चीज तुम्हें एक बार में समझ में क्यों नहीं आती यार? है? कोई भी चीज तुम लोगों को एक बार में समझ में क्यों नहीं आती? चलो मुझे इसका आंसर बताओ। चलो हटाओ, एक क्वेश्चन करके बताओ। लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है? नहीं ये छोड़ो, ये नहीं, मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। लिखो ग्रेफाइट से बनता है डायमंड। ठीक है? और इसमें आप लिखो, ठीक है, इसमें आप लिखो डेल्टा H धनात्मक। अब मुझे बताओ, हीरे का उत्पादन बढ़ाना है, हीरे का उत्पादन बढ़ाना है, तो तापमान क्या रखना होगा? कम रखना होगा या ज्यादा रखना होगा? बताओ। अगर मुझे हीरे का उत्पादन बढ़ाना है, अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी। आप मुझे बताओ, अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, हीरे का उत्पादन बढ़ाना है, तो अभिक्रिया में तापमान ज्यादा रखें या कम रखें? देखो अभी भी एक बच्चा बोल रहा है लो टेम्परेचर रखो, अभी भी एक बच्चा बोल रहा है लो टेम्परेचर रखो। अरे यार अब तो सही जवाब दे दो। आप मुझे बताओ, हीरे का उत्पादन बढ़ाना है तो अभिक्रिया के लिए कहां जाना होगा? आप मुझे बताओ, हीरे का उत्पादन बढ़ाना है तो मैं अग्र में जाऊं या पश्चिम में आऊं? हीरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए अग्र में जाओगे या पश्चिम? अग्र में जाओगे ना। हीरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए अग्र दिशा में जाना होगा, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अग्र दिशा जाना है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में
अग्र दिशा जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आप सबसे पहले एक काम करो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती आप एक काम करो, आप बस ये देख लो अगर उत्पादन बढ़ाना है तो कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा, ये देख लो। आप बस ये देख लो अगर उत्पादन बढ़ाना कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा। अब जिस भी दिशा में जाना पड़ेगा उसके लिए यहां चेक कर लो। अग्र दिशा में जाना है तो ऊष्माशोषी में टेम्परेचर बढ़ाओ, और पश्च दिशा में जाना है तो ऊष्माक्षेपी में टेम्परेचर बढ़ाओ, ऐसे कर लो। ठीक है, ये ध्यान रखो। क्लियर? तो ये हो गया तापमान का प्रभाव। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टॉपिक डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे गलतियां, बस इतना ही पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि हमको फ्रेश माइंड से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ताजा दिमाग से, क्योंकि आपके दिमाग में भी क्या मोमोज चल रहा है, क्या चल रहा है, मोमोज। तो मैं चाहता हूं वो मोमोज अगली क्लास में ना हो, कल की क्लास में मोमोज निकाल करके आना। ठीक है, चाहे मोमोज दिमाग से निकालो, है ना, या फिर मोमोज किसी और कहीं से भी निकाल करके आओ, निकालो, बस दिमाग संतुलित रखोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आएगा, वियोजन की मात्रा। और मैं आपको बता रहा हूं ये वियोजन की मात्रा एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बच्चे गलतियां करते ही करते हैं। डीओडी बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में नहीं आता बच्चों को। क्यों नहीं आता समझ में? क्योंकि सुनने की आदत तो है ही नहीं, सुनना तो है ही नहीं। मास्टर क्या बोल रहा है वो जाने, उसका काम जाने, हम तो बस मोमोज खाएंगे, वो मोमोज में ही लगा हुआ है? उसका दिमाग चाय पीने में, मोमोज खाने में है। फिर वो पता नहीं वो सांप जैसे क्या आते हैं आजकल, वो नूडल्स वो खा रहा है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती भैया, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती। मोमोज दिमाग से निकालना पड़ेगा, नूडल्स दिमाग में पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, नूडल्स दिमाग से निकालने पड़ेंगे, सब निकालना पड़ेगा। तपस्या चाहिए बहुत ज्यादा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, K2 वाला बता दो। अब इसको क्या समस्या थी पता नहीं, इस K2 में क्या समझ में नहीं आया, मुझे तो यही पता नहीं चला इसको K2 में क्या समझ में नहीं आया, बता। हाँ बता भाई, K2 वाले में क्या समझ में नहीं आया, बता क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें K2 वाले में, बता बेटा। इसका भी सुन लेते हैं एक बार और। मैं अपना शरीर, अपना गला खराब कर लेता हूं। 4 बार तो समझा दिया है, 2 बार और बता दो क्या समझ में नहीं आया इसमें। अरे यार, देखो प्रिया यादव और बुशरा, तुम दोनों को या तो मैं ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि मेरा गला दुखने आ चुका है। सेम चीज को तुम मुझसे 5वीं बार रिपीट करवा रही हो, सेम चीज को तुम मुझसे 5वीं बार रिपीट करवा रही हो। यार मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे ए से डी बनाना है, अगर मुझे ए से डी बनाना है तो ए से डी बनाने के लिए इन तीनों को जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? प्रिया यादव और बुशरा जो भी है आप लोग, क्या अगर मैं इन तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ूंगा तो ए टू डी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बताओ मुझे आप। अगर मैं इन तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ूंगा तो क्या ए टू डी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अरे मिलेगा। तो इसका मतलब अभिक्रियाओं को जोड़ोगे तो इनके गुणांकों का क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल। जब भी अभिक्रियाओं को जोड़ा जाता है तो गुणांकों के बीच में क्या होता है? गुणनफल। अभिक्रिया को जोड़ोगे तो उनके स्थिरांक जो होंगे उनमें गुणा होगा, होगा गुणा। प्रिया यादव और बुशरा, ये बुशरा पता नहीं कहां गया, चला गया है। समझ में आया? जब भी अभिक्रियाओं को जोड़ोगे तो अभिक्रिया को जोड़ने पर ये मिलेगा, तो इनके गुणांक, इसके स्थिरांक में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं ये बोल रहा हूं कि क्या हमको ए टू डी चाहिए? क्या अगर ए टू डी चाहिए तो ये आंसर होगा। हमें ए टू डी नहीं चाहिए, हमें डी टू ए चाहिए। तो जो आ रहा है उसका व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो ए टू डी होगा तो ये आएगा, और अगर ए टू डी का व्युत्क्रम करूंगा तो इसका भी आंसर व्युत्क्रम हो जाएगा।
बुसरा मोमोज खाने गई है। हाँ, मोमोज ही करेगी वो, मोमोज ही खाएगी जिंदगी भर। फिर पता चला आने वाले टाइम में मोमोज की दुकान चलानी पड़ेगी। सर आपकी शादी हो गई क्या? अरे तेरे को क्या मेरे से शादी करनी क्या है? मेरी शादी हुई या नहीं हुई उससे तुझे क्या मतलब है? और पूछ भी कौन रहा? लड़का पूछ रहा है तुम्हारी शादी, आपकी शादी हो गई तो तुझे क्या करना मुझसे शादी कर? बुसरा मोमोज खाने गई। चलो अच्छी बात है, खाओ मोमोज खाओ बेटा, ठीक है, खूब खाओ और खूब मोमोज जैसे बन जाओ, ठीक है, ठीक है। चलो क्लियर? चलिए ठीक है, चलिए तो भैया थोड़ा मोमोज की दुनिया से बाहर आ जाओ यार, मोमोज की दुनिया से बाहर आ जाओ। अभी कल जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक टॉपिक होने वाला है, तो इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऑफलाइन के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे एलन में, तो बड़ी समस्या होती है उनको। तो आप तो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, तो आप तो आपके सामने मोमोज रख के देखने वाले हो, तो मेरी आपसे विनती है कि मोमोज को साइड में करके फिर समझना इसको, ठीक है, ठीक है, क्लियर? चलो चलिए आज के इतना ही। होमवर्क मैंने दे दिया है। आज मैंने आपको करीबन 25 से 30 क्वेश्चन, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है, सारे बन जाएंगे, आप कर लेना, ठीक है। कोई समस्या आएगी तो उनको हम देख लेंगे। और हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने अभिक्रिया की दर वाले भी डाले, कुछ क्वेश्चन मैंने अभिक्रिया की दर, काइनेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन डाले, मैं बता देता हूं आपको, काइनेटिक्स के क्वेश्चन डाले ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन काइनेटिक्स के भी डाले बेटा, ठीक है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन काइनेटिक्स के भी डाले ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये तो नहीं, हाँ ये जैसे कि साम्य अभिक्रिया में ताप क्या करेगा, किसमें सहायक है अग्र अभिक्रिया, ये सब थोड़े बहुत, ये साम्य के उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करता है या बढ़ाता है, वो थोड़ा सा मैंने काइनेटिक्स के क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले, ठीक है, काइनेटिक्स के भी डाले। फिर मैंने ये अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग सांद्रता दुगुना करने पर, 4 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, वो वैसे क्वेश्चन डाले मैंने, ठीक है। दाब को 3 गुना कर देंगे तो काइनेटिक्स भी रिवाइज हो जाएगा बेटा, ठीक है, काइनेटिक्स भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन आपको काइनेटिक्स के भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि ये देख सकते हो, वेग क्या हो जाएगा, पहले के वेग का दुगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना, ठीक है, तो ये कर लेना, ठीक है। चलिए, और इनकी आंसर की आपको मिल जाएगी, आपके पास जो मॉड्यूल है केमिकल इक्विलिब्रियम का, 11वीं क्लास का जो मॉड्यूल है, अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो 11वीं क्लास का जो आपका डाउट नेट का मॉड्यूल आपको जो मिला हुआ है नीट का, उसमें एक्सरसाइज 1 के अंदर ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप वहां पे देख लेना इसको, ठीक है, वहां पे आंसर दे रखे हैं इसके। चलो, हाँ नहीं करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।